हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-350 मुझे ब्लैकमेल करोगी। शौर्य और उसके साथ सम्राट के वैयक्तिक होटल के अंदर अपना भेस बदल कर आ गए थे। इस वक्त शाश्वती, शौर्य और सम्राट किसी राजघराने के लोगों की तरह आज धजकर यहाँ आए हुए थे। होटल के पहरेदारों ने शौर्य और उसके साथियों को होटल के अंदर बिना रोके आने दिया। जब शौर्य और उसके साथियों ने होटल के अंदर अपने कदम रखे, शौर्य के नाक में जानी पहचानी गंध घुस गई। ये गंध उन पदार्थों की थी जो पृथ्वी पर, खास तौर पर भारत में मिलते थे। सबसे पहले तो शौर्य ने गंध से पता किया कि इस होटल में समोसे, वड़ा पाव और ऐसे ही बाकी खाने की चीजें बनाई जा रही है जो स्वाद में काफी चटपटी है। वहीं शौर्य का ध्यान एक खास कोने में गया जहां कई सारी महिलाएं भीड़ बनाकर खड़ी थी। शौर्य ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यहाँ क्या बेचा जा रहा है। शौर्य ने ध्यान दिया कि पूरा होटल किसी राजमहल की तरह सजाया गया है और होटल के हर बगल में अलग अलग खाने के काउंटर लगे हुए हैं। हर काउंटर के सामने खड़े लोग अपना खाना खुद ले रहे थे और हॉल के बीच लगे टेबल पर जाकर अपना खाना खा रहे थे। शौर्य ने कुछ देर वहां खड़े रहकर वहां का पूरा जायजा लिया, उसके बाद उसकी नजर ऊपर के माले पर चली गई। होटल के ऊपरी माले पर खास सर्विस दी जा रही थी। यहाँ टेबलों पर खाना लाकर दिया जा रहा था। शौर्य ने ये देखा तो वो सीधा दूसरे माले पर अपने साथियों के साथ चला गया। लेकिन जब शौर्य यहाँ पहुंचा उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यहाँ हर टेबल पर किसी आम होटल की तरह मेनू कार्ड रखे हुए थे और मेनू कार्ड पर यहाँ मिलने वाली चीजों के नाम और उनके दाम साफ साफ शब्दों में लिखे हुए थे। पर हैरानी की बात यह थी कि जो खाने के पदार्थ यहाँ लिखे थे वो सारे के सारे फास्ट फूड कैटेगरी के थे, जैसे कि फ्राइड राइस, नूडल्स, मंचूरियन, पोहा, इडली डोसा और अन्य कई सारे खाने के पदार्थ जो कम समय में बनते थे और खाने के लिए उपलब्ध होते थे। पर अजीब बात यह थी कि यहाँ के वेटर्स ऐसे कपड़ों में थे जैसे कि वो किसी 5 स्टार होटल के वेटर्स हो। ऊपर से इस आयाम में मदिरा यानी दारू आपको कहीं भी मिल सकती थी। पर दारू के यहाँ कम प्रकार होते थे। पर जब शौर्य ने मेनू कार्ड पर विस्की, रम, टकीला, कॉकटेल और कई सारे नाम देखे वो और भी अधिक हैरान हो गया। अब तो शौर्य को लगने लगा कि वो पृथ्वी पर वापस आ चुका है और उसकी इस नए सम्राट को मिलने की इच्छा और भी अधिक तीव्र हो गई। शौर्य ने मेनू कार्ड को बगल में रखा और एक गहरी सांस लेकर सोचने लगा। वही कुछ हाल सम्राट का भी था। उसने भी कबीर की जिंदगी जीते हुए सब कुछ अच्छे से पृथ्वी पर ये सब देख और खाया हुआ था। जैसे ही शौर्य अपने खाने का ऑर्डर देने वाला था तभी उसके पीछे से आवाज आई, अरे आप यहाँ। जब शौर्य ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ये निशा गुप्त और एक बूढ़ा आदमी उन्हें ही देख रहे थे। शौर्य ने उन्हें देखकर एक हल्की स्माइल दी और उन्हें प्रणाम किया और कहा, निशा जी आप यहाँ कैसे? ये तो बड़ा ही अजीब संयोग है कि हमारी आपसे मुलाकात हो गई। निशा ने भी शौर्य को मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर उनके सामने आकर खड़े होते हुए कहा, आपने सही कहा, ये काफी विचित्र संयोग है। पर लगता है हमारा इस तरह इस शहर में मिलना पहले ही तय था। ये सुनकर सम्राट, जो हमेशा तो वैसे भी शांत था पर उसे अच्छे से पता था कि ये दोनों उनका पीछा गांधार से यहाँ तक करते हुए आए हैं, उसने तुरंत अप्रत्यक्ष रूप से तना मारते हुए कहा, हाँ हाँ, कुछ संयोग कभी कभी जबरदस्ती से बनाए भी जाते हैं। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ हुआ ये संयोग कृत्रिम संयोग तो हो नहीं सकता है ना? सम्राट का ये तंज सुनकर दोनों निशा और ऋषि अचानक खांसने लगे। तभी शौर्य ने कहा, वो छोड़िए, पर आपने अभी कहा कि हमारा इस तरह से मिलना पहले ही तय था, मतलब आपको मेरी कोई मदद चाहिए लगता है? ये सुनकर निशा ने अब खड़े रहकर बात करना सही नहीं समझा और उसने शौर्य के सामने की तरफ रखी कुर्सी को पीछे खींच लिया और बैठ गई। वहीं ऋषि भी तुरंत निशा की बगल में बैठ गया। उनका ऐसा बर्ताव देखकर शौर्य को बिल्कुल भी सही नहीं लगा पर उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर निशा ने बैठने के बाद अपने अंदाज में एक नज़र शौर्य को देखा और फिर एक नज़र शाश्वती को देखा। पर जैसे ही उसकी नज़र शाश्वत के ऊपर गई उसका चेहरा तुरंत सिकुड़ गया। शाश्वती, जिसके खूबसूरती अप्सराओं को भी नीचा दिखा दे, उसे देखकर निशा का ऐसा रिएक्शन देना आम बात थी, क्योंकि अब तक निशा शौर्य से बात करने में इतनी मगन थी कि उसकी नज़र शाश्वती पर बिल्कुल भी नहीं गई थी। निशा को ऐसे शाश्वती को मुंह बनाकर देखते हुए देखकर ऋषि ने उसे कोहनी मारी और निशा तुरंत अपने होश में आई। निशा ने थोड़ा अपना गला साफ किया और फिर शौर्य के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैंने हमारा मिलना तय था इसीलिए कहा क्योंकि मुझे सच में आपकी जरूरत है। मैं आपको हमारे कुल से जोड़ना चाहती हूँ। फिर निशा ने ऋषि की तरफ देखा और उसकी पहचान कराते हुए कहा, ये मेरे कुल के वरिष्ठ ऋषि गुप्त है। उन्होंने ही मेरे पास मेरे कुल का एक संदेश लाया था।
शौर्य निशा की बातें शांति से सुन रहा था और बीच बीच में अपना सिर हिला रहा था। शौर्य को ऐसा करते देखकर निशा ने अपनी हिम्मत बांधी और कहा, हमारे कुल में अगले कुलपति का चुनाव कुल के तीसरे और चौथे पीढ़ी में से किया जाने वाला है और इस दौड़ में मुझे भाग लेने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, पर मेरे भाई बहन फिर भी मेरा उपयोग करके अपने लिए अन्य कुलों का आधार प्राप्त करना चाहते हैं और खुद कुलपति के कुर्सी तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। तभी शाश्वती ने अचानक कहा, हम इन बड़े कुलों की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसी स्पर्धा के कारण सगे भाई बहन भी एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी शौर्य ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, तुमने सही कहा। मैं ऐसी प्रथाओं को मोगली प्रथा कहता हूँ। यहाँ भाई भाई का खून करते हैं और जो आखिर में बचता है वही गद्दी पर बैठता है। फिर शौर्य ने निशा को देखते हुए कहा, देखिए निशा जी, मुझे आपकी इस स्पर्धा में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ठहरा एक गरिया, मेरा कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता। तभी ऋषि, जो इतनी देर से शांत था, बोल पड़ा, एक गरिया ऐसे राजस्वी कपड़े पहनकर नहीं घूमता महोदय। ऋषि की बात सुनकर शौर्य को याद आया कि उन्होंने इस वक्त आम कपड़े नहीं पहने हैं। फिर शौर्य ने अपनी नाक को रगड़ा और कहा, हाँ, कभी कभी हमारी भी इच्छा होती है कि हम ऐसे कपड़े पहने, इसमें गलत क्या है। पर एक बात तो तय है कि मैं आपकी इस स्पर्धा में कोई मदद नहीं कर सकता। तभी निशा ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाते हुए शौर्य का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, आप मुझे मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरे भविष्य का सवाल है। आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, वरना मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे भाई बहन मेरा सौदा अपने स्वार्थ के लिए कर देंगे। पर मैं आपको अपने कुल से जोड़ देती हूँ तो मेरे कुल के लोग मेरे इस प्रयास के लिए मुझे जबरदस्ती का विवाह नहीं करने देंगे। ये सुनकर शौर्य थोड़ा सा पीछे हुआ और फिर उसने अपने हाथ को निशा की हाथों से छुड़ाया और फिर कहा, देखिए देवी जी, आप जो कह रही है वो आपकी जगह सही है, पर आप मुझे आपकी मदद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। और ये तो मेरे अपने व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की बात है। शौर्य का ना सुनकर ऋषि ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका मान तो शौर्य को थप्पड़ लगाने का कर रहा था, पर उसने अपनी आंखों से देखा था कि शौर्य क्या कर सकता है। एक ऐसा लड़का जो एक देवता स्तर के साधक की किसी बकरे की तरह बलि दे सकता है, तो वो उनके साथ क्या करेगा अगर उसे गुस्सा आ जाए तो। तभी निशा की आंखें भी अचानक ठंडी हुई और उसने कहा, शौर्य, मैंने आपको इतनी देर से विनती की थी, पर लगता है आप प्यार से कही बातें बिल्कुल नहीं समझते। तो मुझे आपको बताने में खुशी है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो मैं आपकी जानकारी मध्य क्षेत्र के दामिनी कुल को बता दूंगी। और आपको भी अच्छे से पता है कि दामिनी कुल अपने प्रतिष्ठ के लिए फिर आपके साथ क्या कर सकता है। ये सुनकर शौर्य, सम्राट और शाश्वत की अचानक हंसी निकल गई। फिर शौर्य ने निशा की आंखों में देखते हुए कहा, अरे आप तो मेरा काम और भी आसान कर रही है। अगर आप उन्हें मेरे बारे में बता देंगी तो मुझे मध्य क्षेत्र में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो लोग खुद मेरे पास यहाँ चले आ जाएंगे। शौर्य की बात सुनकर एक पल के लिए निशा और ऋषि हैरान और निशब्द हो गए। उनके सामने खड़ा लड़का उन्हें कह रहा है कि वो उसके बारे में दामिनी कुल को बताकर उसका काम आसान कर रहे हैं। निशा ने थोड़ा और सोचा और कहा, मैं आपके साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा संदेश वाहक चिल अभी के अभी मध्य क्षेत्र के लिए निकल जाएगा। निशा ने बची कुछ उम्मीद से शौर्य को ऐसा कहा था, पर शौर्य और भी ज्यादा हंसने लगा और उसने लापरवाही से कहा, हाँ तो भेजो अपना संदेश, मुझे भी तो यही चाहिए। शौर्य की ऐसी हिम्मत देखकर निशा का सारा आत्मविश्वास फूस होकर निकल गया। निशा के पास अब कोई शब्द बचे ही नहीं थे। वो अब तक यही सोच रही थी कि शौर्य का राज अगर उसने बाहर बताने की बात कही तो शौर्य डरकर चुपचाप उसकी बात तुरंत मान जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था। उल्टा शौर्य उसका ही मजाक बनाकर उस पर हंस रहा था। तभी सम्राट ने बीच में ही कहा, अरे देवी जी, अभी तो आपने ये कहा कि आप हमारे बारे में दामिनी कुल को बता देंगी, पर आप भी अच्छे से जानती है कि हमारे हाथों जिसकी बलि दी थी वो सच में एक देवता स्तर का साधक था। अगर हम उसे बलि पर चढ़ा सकते हैं तो आप ही बताओ कि क्या अब हम दामिनी कुल से डरेंगे। सम्राट की बात सुनकर मानो निशा को इस बात का स्पष्ट साक्षात्कार हुआ हो। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसकी तोतली बन गई, जिसने अपना सिर नीचे किया और जमीन की तरफ देखने लगी। फिर ऐसे ही कुछ देर बैठने के बाद निशा खड़ी हो गई, अबे वहां से चुपचाप निकल गई। तभी शौर्य ने उसके जाने के बाद तिरछी मुस्कान के साथ कहा, बड़ी आई मुझे ब्लैकमेल करने। अगर ये मुझे और भी ज्यादा परेशान करेगी तो मैं इसे अब तक ठोक पीट कर भेज देता। क्या निशा अब सच में हार मान लेगी? क्या खाना शौर्य अपने साथियों के लिए मंगवाने वाला है? क्या शौर्य इस खास सम्राट से मिल भी पाएगा? CH 351 संगम सम्राट श्लोक। शौर्य और उसके साथी संगम साम्राज्य के एक होटल में बैठे थे जो वहां के तत्कालीन लोकनियुक्त सम्राट का होटल था। होटल के अंदर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ खाने के लिए रखे गए थे। तभी निशा और ऋषि ने आकर शौर्य को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मगर शौर्य ने उन्हें ही डराकर भगा दिया। निशा गुप्त के जाने के बाद शौर्य ने अपना ध्यान मेनू कार्ड पर दिया और तीनों के लिए डोसा ऑर्डर किया।
फिर सभी ने बैठकर डोसा खा लिया जिसका स्वाद काफी अच्छा था। शौर्य ने फिर समोसे और वड़ा पाव मंगवाया और उसे भी खा लिया। शौर्य और सम्राट को इन नए पदार्थों को ऐसे खाते हुए देखकर शाश्वती ने ना रहकर पूछा, तुम दोनों इन चीजों को ऐसे खा रहे हो जैसे तुमने इन्हें पहले भी खाया है। क्या तुम पहले भी यहाँ आए थे क्या? ये सुनकर सम्राट हंसने लगा और बोला, नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि हम लोग उस जगह पर काफी समय बिता चुके हैं जहां इन पदार्थों को बनाने की खोज हुई थी। ये सुनकर शाश्वती ने शौर्य की ओर देखा तो शौर्य ने उसे समझाते हुए कहा, ये सारे पदार्थ पृथ्वीलोक से है। वहां इन्हें लोग बड़े ही स्वाद से खाते हैं। और रही बात हमारे पृथ्वीलोक से संबंध की, तो हम दोनों भी पृथ्वीलोक से ही समलोक आए हैं। यूं कहें कि मैं समलोक से नहीं हूं। रही बात सम्राट की, तो वो दामिनी कुल का सबसे होनहार राजकुमार विद्युत सम्राट है जिसे 1000 साल पहले उसके ही कुल के लोगों ने बिजुरी के यज्ञ में मार दिया था, पर उसकी आत्मा पृथ्वीलोक पर पहुंच गई और वहां कुछ समय बिताने के बाद मैंने इसे नया शरीर दिलवाया जो कि मेरे ही एक अजीज दोस्त का था। शौर्य ने फिर अपने सामने रखे समोसे का एक निवाला मुंह में डाला और बोला, सम्राट के साथ मेरी परदादी भी यहाँ वापस आई है। अब तुम समझ सकती हो कि मैं इन चीजों को इतनी जल्दी कैसे पहचान गया हूँ। तभी शाश्वती ने उत्सुक होकर कहा, तो क्या जिसने इन पदार्थों को यहाँ बनाया है वो पृथ्वीलोक से है? शौर्य ने इस सवाल के बारे में कुछ सोचते हुए कहा, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। या तो ये इंसान पृथ्वीलोक से यहाँ आत्मा रूप में आया है या फिर वह नया जन्म लेकर यहाँ आया है। और उसके विकास कार्यों को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि वो पृथ्वी पर आम जीवन को काफी नजदीक से देख चुका है और काफी समझदार है। शाश्वती ने शौर्य की बात सुनी और उसे समझते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वापस मेनू कार्ड को देखकर बोली, ये रसगुल्ला और जलेबी क्या चीज है? मुझे ये भी खानी है। शौर्य ने फिर ये सारे मीठे पदार्थों की ऑर्डर भी दे दी और शाश्वती के लिए खाने के लिए मंगाया। शाश्वती ने बड़े स्वाद के साथ उन पदार्थों को खाया और खुश हो गई। खाना खत्म करने के बाद शौर्य और उसके साथी जब नीचे आए तो शाश्वती ने चाट खाने की इच्छा जताई। पर उसके ऐसे खाने की वजह से शौर्य ने एक बार अपनी नज़र शाश्वती के पेट पर फेरी और सोचने लगा, इसने इतना सारा खाना कहाँ भेजा। फिर उसने शाश्वती को चाट खाने की जगह ले गया और उसके लिए 2 प्लेट चाट की ऑर्डर दी। चाट बेचने वाले ने जब शाश्वती को देखा तो वो अपनी जगह पर ही रुक गया और उसे घूरने लगा। भाई शाश्वती थी ही इतनी खूबसूरत कि आने जाने वालों की नजरें उसके ऊपर ही टिकी रहती थी। शाश्वती ने जैसे ही चाट खाना शुरू किया वो खुशी से चहचहाने लगी और उसके किलकारियां पूरे हाल में गूंज गई, जिस वजह से कई लोगों का ध्यान उसकी तरफ ही आकर्षित हुआ। उन सभी ने देखा कि एक राजकुमारी के भेष में खूबसूरत लड़की चाट का स्वाद लिए जा रही थी। शाश्वती की आवाज भी ऊपर से काफी मधुर थी। उसकी खूबसूरती इतनी आकर्षक थी कि वो किसी खिले हुए फूल की तरह लग रही थी और उसने तुरंत भंवरों को आकर्षित करना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में वहां 5 लोग आ गए जिन्होंने काफी ऊंचे दर्जे के कपड़े पहने थी। उन कपड़ों को देखकर ही लग रहा था कि वो कपड़े अभिमंत्रित कपड़े होंगे। उन 5 में से 4 लोगों ने यूनिफॉर्म की तरह उन्हें पहना था, तो उनके आगे चल रहे युवा लड़के ने अलग रंग के कपड़े पहने थे जो बाकी चारों की तुलना में अधिक उच्च स्तर के लग रहे थे। उसने आते ही शाश्वती को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसके मन में वासना का भूत नाचने लगा। वो तेजी से शाश्वती के पास चला आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इस दौरान शौर्य और सम्राट को उसने बिल्कुल नजरअंदाज किया। उस लड़के को अपने सामने देखकर शाश्वती की भौहें सिकुड़ गई, पर उसने अपने हाथ में पकड़ी कटोरी को पीछे खींच लिया और जोर से चिल्लाकर कहा, ये किसका बच्चा गुम हो गया है जो यहाँ मेरी पूरी खाने आया है? इसे यहाँ से तुरंत लेकर जाओ। जब शाश्वती ने ऐसा कहा, वो लड़का जो पूरे जोश में अपनी पहचान कराने उसके सामने आया था, अचानक उसके शब्द उसके मुंह में अटक गए। उसका चेहरा काला पड़ गया। तभी उस लड़के ने अपनी कोहनी से पीछे खड़े लड़के से इशारा किया तो उस लड़के ने आगे बढ़ते हुए शाश्वती से कहा, देवी ये हमारे कुल के युवराज सुमित है। ये कोई बच्चे नहीं है, इनकी और आपकी आयु लगभग समान ही तो है। ये सुनकर शाश्वती ने सुमित को ऊपर से नीचे देखा जो उसकी ऊंचाई से थोड़ा कम था और बोली, ओह मुझे लगा ये बच्चा ही है और मेरी पूरी खाने के लिए यहाँ आ गया है। कोई बात नहीं, इसे यहाँ से लेकर जाओ। मैं अभी अपनी पानी पूरी खाने में व्यस्त हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे खाने के समय मुझे परेशान करे। ऐसा कहकर शाश्वती ने अपनी कटोरी आगे की और पानी पूरी की मांग की। इधर सुमित का मुंह उतर गया और बगल में जाकर खड़ा हो गया। जब चाट वाला पूरी नहीं दे रहा था तो शाश्वती शौर्य को देखने लगी। वहीं चाट वाले ने शौर्य की ओर मुड़कर देखा तो शौर्य ने हाँ में अपना सिर हिलाया और शाश्वती को बोला, तू खा नागिन, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। शाश्वती ने बड़े ही मासूमियत से अपना सिर हिलाया और अगली पानी पूरी को अपने मुंह में डाल दिया, पर तभी वह रुक गई और मुंह में उसे दबाकर आंखें बड़ी करके शौर्य को देखने लगी, मानो उसे कुछ समझ आया हो।
उसने गुस्से से उस पूरी को दबाया और खा लिया, फिर शौर्य से बोली, अभी तुमने क्या कहा? ये सुनकर शौर्य शाश्वती को देखने लगा और फिर याद करते हुए बोला, मैंने कहा तू खा नागिन, हमारे पास बहुत धन है। ये सुनकर शाश्वती ने कठोर को नीचे रखा और बोली, तुमने मुझे नागिन कहा? ये सुनकर शौर्य को अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है, तो उसने सफाई देते हुए कहा, अरे पत्नी जी, मेरा कहना है कि तुम खाओ, गिनो मत, हमारे पास काफी धन है। ये सुनकर शाश्वती का गुस्सा जो अब तक चढ़ चुका था अचानक उतर भी गया और उसने शर्माते हुए कहा, आह, तो ऐसा बोलो ना, मैंने कुछ गलत ही समझ लिया। इधर शौर्य ने भी गहरी सांस ली और उसके पास ही खड़ा हो गया। वहीं बगल में खड़े सुमित ने ये सुना तो उसे एक शरारत सूझी और शाश्वती के पास आते हुए बोला, देवी जी, अगर ये लड़का आपके खाने का खर्चा नहीं उठा सकता तो कोई बात नहीं, मैं आपको सब कुछ दिलवा सकता हूँ। आप बस मुझे आदेश दीजिए। उस लड़के को अपने सामने एक बार फिर देखकर शाश्वती का भी अब दिमाग हिल गया। उसने मन में ही सोचा, ये बच्चा बार बार मेरे सामने क्यों आ रहा है? फिर उसने सुमित के पीछे खड़े वयस्क को देखा और कहा, ओ चाचा, ये आपका बच्चा यहाँ ऐसे बार बार क्यों आ रहा है? इसे यहाँ से लेकर जाओ, वरना कहीं मुझे परेशान करने के लिए पीट ना जाए। इस बार शाश्वती ने सुमित की कोई इज्जत नहीं रखी और फिर एक बार उसे बच्चा कह दिया था। इस वजह से वाहन आसपास खड़े लोगों में बातें होने लगी। एक ने कहा, अरे ये तो हमारे प्रधान का बेटा है ना सुमित गुंटूर, अरे इसे तो इस लड़की ने पानी भी मांगने का मौका नहीं दिया और इसकी उतार दी। तभी दूसरा आदमी बोला, लगता है इस लड़की की शामत आई है। मैंने सुना है कि सुमित का मन जिस चीज पे आ जाता है उसे वह पाकर ही रहता है। तभी एक लड़की बोली, क्या रखा है इस लड़की के गोरी चमड़ी में, एक बार सुमित ने मुझे भी देखना चाहिए। अगर वो मुझे ऐसी बात कह देता तो मैं अपना सब कुछ उसे दे देती। तभी एक और लड़की ने कहा, लगता है तुझे पता नहीं कि पिछले हफ्ते ही सुमित ने यहाँ एक लड़की को छेड़ा था और उस लड़की ने उसे अपमानित करने की कोशिश की तो सुमित ने उसका पूरा चेहरा जला दिया था। और वो यही नहीं रुका, उसने तो वापस जाकर उस गरीब लड़की के पूरे परिवार को ही खत्म करवा दिया था। तभी एक आदमी आगे आते हुए बोला, ये सुमित हमारे सम्राट का एकदम खास है। कहते हैं कि सम्राट श्लोक और सुमित की दोस्ती काफी गहरी है। तभी एक बुजुर्ग ने अपने साथी से कहा, ये बड़े लोगों की औलादें जब देखो यहाँ अपने परिवार का रौब झाड़ने यहाँ आते हैं और मासूम लड़कियों को परेश करते हैं। भगवान इस लड़की को बचाए। सुमित के कानों पर लोगों की बातें पड़ रही थी और उनकी हर एक बात सुमित का गुस्सा और भी भड़का रही थी, साथ ही उसे और भी उत्तेजित कर रही थी इस लड़की को सबक सिखाने के लिए। सुमित ने अपनी आंखें एक बार बंद की और उन्हें वापस खोला और गुस्से से शाश्वती को बोला, मैंने तुमसे पहचान बढ़ाने के लिए और तुमसे बात करने के लिए इतनी बार कोशिश की, पर तुमने मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया और तुमने मुझे बार बार बच्चा कहकर मेरा उपहास किया है। इस बात की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। सिपाहियों, इसे बंदी बना लो और हमारे निवास स्थान पर ले चलो। आज मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा कि मैं बच्चा हूं या नहीं। उसके ऐसा कहते ही उसके चारों साथियों ने आगे बढ़कर शाश्वती को घेर लिया और उसे पकड़ने के इरादे से आगे बढ़ गए। वहीं शौर्य और सम्राट ने अपने हाथ बांधे और अन्य लोगों की तरह तमाशा देखने लगे। सम्राट ने शौर्य को कोहनी मारते हुए कहा, किसी ने सही कहा है भाई, की औरत ही हर लड़ाई का कारण होती है। सम्राट की बात सुनकर शौर्य ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और अपने सामने होती हुई घटना को देखने लगा। जैसे ही सुमित के चारों साथी आगे बढ़े, अचानक रोशनी की 4 किरणें शाश्वती के हाथों से निकली और उन चारों की जांघों को चीरते हुए निकल गई। अगले ही पल 4 आवाजें उस हॉल के अंदर गूंज गई। चारों लोग अपने पैर पकड़कर शाश्वती को डर के भाव से देखने लगे थे। उनकी चीखें हर तरफ गूंज उठी। उसी समय इस होटल के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक युवा लड़का हाथ में लाल रंग के वाइन का ग्लास पकड़कर उस वाइन का स्वाद ले रहा था। उस लड़के की आंखों को देखकर उसके ज्ञानी होने का पता चल रहा था। उसकी आंखें गहरी थी और उनके अंदर एक शांति थी। उस लड़के का चेहरा बहुत ही खूबसूरत था और उसके सिर पर पहना मुकुट उसके चेहरे पर जच रहा था। वहीं उस लड़के का शरीर भी काफी कसा हुआ लग रहा था, जो उसने पहने हुए सूट और पेंट से पता चल रहा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एक मध्यम आयु का आदमी अंदर आया और बोला, सम्राट, आपके मित्र सुमित ने आज फिर एक लड़की को छेड़ने की कोशिश की है और लगता है मामला आगे बढ़ सकता है। ये सुनकर उस लड़के ने अपने माथे पर हाथ मारा और कहा, मैंने इसे कई बार समझाया है कि इन लड़कियों का चक्कर छोड़ दे, वरना एक दिन यही चक्कर उसके पतन का कारण बन जाएगा। चलो मैं भी जरा देखना चाहूंगा कि ऐसी कौन लड़की है जिसकी वजह से आज फिर एक बार सुमित पागल हो चुका है। जैसे ही सम्राट श्लोक अपनी जगह से उठने ही वाला था, अचानक उसे दर्द भरी चीखें कानों पर आई और उसके भाव अचानक बदल गए। उसने तेजी से कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे उतरने के बजाय गोल सीढ़ियों के गैप से नीचे छलांग लगा दी। अगले ही पल सम्राट श्लोक सुमित के सामने था और उसकी नजरें फर्श पर गिरे सुमित के 4 अंगरक्षकों पर पड़ी।
फिर उसने चारों ओर एक बार देखा और उसकी नजरें आखिर में शाश्वती पर आकर रुक गई। सम्राट श्लोक ने गहरी आवाज में शाश्वत से पूछा, लड़की क्या इन लोगों की ये दशा तने की है? शाश्वती ने एक नजर श्लोक की ओर देखा और फिर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखा और बोली, हाँ इनकी ये दशा मैंने ही की है क्योंकि उन्होंने पहले मेरी तरफ आने की कोशिश की थी। शाश्वती की बात सुनकर श्लोक ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, संगम साम्राज्य नियम और कायदों के आधार पर चलता है। अगर इन्होंने आपके ऊपर हमला किया था तो आपको इनके खिलाफ तुरंत तकरार दर्ज करनी चाहिए थी। आपका इस तरह खुद आगे बढ़कर समस्या सुलझाना सही नहीं है। ये सुनकर शाश्वती ने श्लोक को तंज कसते हुए कहा, तो आपके कहे अनुसार मुझे इन लोगों को पकड़ने देना चाहिए। जब ये लोग मेरा साथ अत्याचार कर लेते फिर मुझे आपके पास आकर इनके खिलाफ तकरार करनी चाहिए थी। सही कहा ना मैंने? ये सुनकर श्लोक कुछ देर के लिए निशब्द हो गया और सुमित की ओर देखने लगा। फिर उसने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, आप मुझे गलत समझ रही है। तभी सुमित ने अपना मुंह खोला और कहा, ऐसा नहीं है सम्राट श्लोक, क्योंकि मेरे आदमियों ने सिर्फ उसे भागकर जाने से रोकने की कोशिश की थी। ये सुनकर शाश्वती के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो और चौड़ी हो गई और उसने श्लोक को देखते हुए कहा, क्या संगम राज्य के सम्राट इतने क्षुद्र मन के हैं कि वो अपने राज्य में एक स्त्री की इज्जत को भी बचा नहीं सकते और वो अब उल्टा उस पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के बजाय उसके साथ ही बहस कर रहे हैं? शाश्वती की बातें सीधा संगम साम्राज्य की ओर इशारा कर रही थी। ऊपर से शाश्वती को मालूम होकर भी वो और उसके पीछे खड़े दो लड़कों ने घुटनों पर बैठने के बजाय खड़े होकर ही उसे घूरना जारी रखा था। अपने सामने ऐसी बात को बढ़ते देखकर श्लोक ने एक गहरी सांस ली और सुमित को अपने पास बुलाया और कहा, सुमित तुम्हारे पिता के कारण मैं तुम्हें यहाँ से बिना किसी समस्या के यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ। अगर अगली बार तुमने ऐसा वर्तन किया तो मैं तुम्हें सच में शिक्षा दे दूंगा। अब तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ। ऐसा कहकर सम्राट शौक ने सुनीत को वहां से चले जाने का इशारा किया। सुमित तुरंत वहां से जाने के लिए मुड़ा तो उसके कानों पर एक आवाज पड़ी, हमने तुम्हें अभी तक जाने की आज्ञा नहीं दी। किसकी थी ये आवाज? क्या शौर्य और सम्राट श्लोक एक दूसरे से टकरा जाएंगे? क्या श्लोक शौर्य को उसके पृथ्वी से आने की बात बता देगा? CH 352 श्लोक की हैरानी। संगम साम्राज्य के सम्राट श्लोक के अपने निजी होटल के निचली मंजिल पर सम्राट श्लोक शाश्वती के सामने खड़ा था। वहीं श्लोक के पीछे सुमित डरकर खड़ा था। जैसे ही श्लोक ने शाश्वती और सुमित के मामले को रफा दफा करने के लिए सुमित को वहां से जाने के लिए कहा, तभी शाश्वती के पीछे से एक आवाज आई, हमने अभी तक तुम्हें यहां से जाने की आज्ञा नहीं दी है तो तुम कहां चले? इस आवाज को सुनकर श्लोक की भौहें सिकुड़ गई और वह शाश्वती के पीछे हाथ बांधे खड़े हैंडसम लड़के को देखने लगा। ये लड़का कद काठी में श्लोक से भी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। श्लोक ने उस लड़के को देखकर पूछा, और आप कौन है जो मेरे आदेश को रोक रहे हैं? पर उस लड़के ने श्लोक को बिल्कुल नजरअंदाज किया और उसने सुमित को देखा और कहा, तो बात यह है कि अभी तक सिर्फ मेरी पत्नी ही अपनी सुरक्षा में बोल रही थी और उसका पति होने के नाते ये मेरा धर्म है कि मैं उसे उचित न्याय दूं। ऐसा कहकर वह लड़का श्लोक के सामने खड़े होकर उसके कंधे से पीछे की ओर सुमित को ठंडी निगाहों से देख रहा था। उसकी ठंडी आंखों को देखकर सुमित के हाथ पैर जम गए थे। मानो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार जानवर उसे शिकार के लिए घूर रहा हो। तभी सम्राट श्लोक ने उस लड़के की ओर देखते हुए कहा, मैं इस साम्राज्य का सम्राट हूं और मेरा आदेश यहाँ सर्वोच्च है। अगर मैंने इसे जाने के लिए कह दिया तो वो यहाँ से जरूर चला जाएगा। तभी सम्राट के सामने खड़े लड़के ने अपने हाथ खोले और सम्राट श्लोक को तिरछी नजरों से देखा और फिर सुमित को वापस देखते हुए कहा, सम्राट हो या किसी गली का कुत्ता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि इस महाशय ने मेरी पत्नी को अपने आदमियों से कहकर बंदी बनाने की कोशिश की और जब मेरी पत्नी ने उन आदमियों को सबक सिखाया तो सम्राट खुद असली गुनहगार को बचाने सामने आ गए। इससे ये सिद्ध होता है कि इस राज्य का सम्राट भी एक अपराधी है, तो मुझे ऐसे सम्राट के आदेश का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती। शौर्य की बात सुनकर श्लोक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। पहले शाश्वती ने उसके साम्राज्य का अपमान किया, अब ये लड़का उसे भी गुनाहगार कह रहा है। अब श्लोक को कुछ तो बोलना ही था। श्लोक के शरीर से स्वर्ग स्तर के योद्धा की मजबूत आभा फुट पड़ी और उसकी आभा की तरंगों ने आसपास रखे टेबल कुर्सियों को दूर उड़ा दिया। पर जब श्लोक ने देखा कि उसके सामने खड़े लड़के के कपड़े का एक धागा भी उसकी आभा से नहीं हिला तो श्लोक ने उस लड़के की क्षमता जांचने की कोशिश की, पर उसे वह लड़का सिर्फ एक आम इंसान ही महसूस होने लगा। श्लोक को तुरंत एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा लड़का बाकी साधकों से अलग है। वो थोड़ा सतर्क हो गया और उसने सावधानी के साथ कहा, देखो मैं मानता हूं कि इस बात में सुमित की गलती है, पर वो इस साम्राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारी का बेटा है और मेरा मित्र भी है। इसलिए बात को आगे बढ़ाने की बजाय तुम्हें इसे यहीं रोक देना चाहिए। श्लोक की ऐसी बात सुनकर शौर्य जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या बकवास है? तू अगर सम्राट है तो तेरे सामने सभी लोग एक जैसे होने चाहिए।
ऊपर से इस बच्चे ने मेरी पत्नी को ये भी कहा कि आज वो उसे दिखाएगा कि वो बच्चा है या नहीं। अब तू एक सम्राट होकर मुझे बता कि अगर मैं तेरी पत्नी को यही बात बोलूंगा तो तू क्या करेगा। शौर्य, जो इतनी देर से काफी इज्जत से बात कर रहा था, अचानक तू तड़ाक पर आते हुए श्लोक के साथ बोलने लगा। श्लोक का चेहरा अब गुस्से से लाल होने लगा और उसने दांत पीसते हुए कहा, चाहे बात कुछ भी हो, पर आज इस वक्त अगर मैंने इसे माफ कर दिया तो कर दिया। और हाँ, मैं वचन देता हूं कि अगली बार इसने ऐसी हरकत की तो मैं इसे खुद अपने हाथों से मृत्युदंड दूंगा। श्लोक ने ये बात काफी ऊंचे स्वर में कही थी, जिस वजह से उसकी आवाज उस होटल के बाहर तक पहुंच गई। शौर्य ने ये सुनकर अपना सिर थोड़ा बगल में झुकाकर सुमित को देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, बच्चे, तुमने सुना ना कि सम्राट ने क्या कहा। अगली बार किसी महिला के साथ ऐसी हरकत की तो वो तुझे खुद अपने हाथों से मौत देगा। शौर्य ऐसे बोल रहा था कि उसका एक एक शब्द मानो सुमित के अभिमान को चाकू से काट रहा था, जो सुमित से बिल्कुल भी सहा नहीं गया, और उसने झल्लाते हुए कहा, बच्चा, किसको बोला तुमने? मैं इस साम्राज्य के प्रधान का बेटा हूँ। ये याद रखना कि आज सम्राट की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, पर इसका हिसाब मैं तुमसे जल्द ही करूंगा। ऐसा कहकर सुमित ने तेजी से दरवाजे से बाहर छलांग लगाई और तेजी से वहां से भाग गया। शौर्य ने श्लोक को एक नजर देखा और नाराजगी में सिर ना में हिलाया। उसकी इस हरकत से साफ पता चल रहा था कि वो श्लोक की इस हरकत पर बहुत ज्यादा नाराज है। श्लोक ने अपना सिर झुका लिया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैंने अपनी पहचान तो करा दी, पर आपने अपनी पहचान मुझे नहीं बताई। ये सुनकर मुड़कर जा रहा शौर्य अपने कदमों ने रुक गया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, माय सेल्फ शौर्य अग्निहोत्री फ्रॉम मुंबई। श्लोक ने भी अपना हाथ तुरंत आगे बढ़ाया और शौर्य के हाथ से मिलाकर तुरंत कहा, ओह इट्स नाइस टू मीट यू मिस्टर शौर्य। पर जैसे ही दोनों की बात खत्म हो गई, श्लोक की आंखें बड़ी हो गई। फिर उसने शौर्य के हाथ को दोनों हाथों से पकड़ा और शौर्य को घूर कर देखने लगा, जिस पर शौर्य बस मुस्कुराए जा रहा था, क्योंकि शौर्य ने भारत में इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश भाषा में खुद का परिचय करवाया था और एक नैसर्गिक प्रतिसाद के रूप में श्लोक ने भी शौर्य से हाथ मिलाकर अंग्रेजी में उसे प्रतिसाद दिया था, जिसका एहसास श्लोक को बाद में हुआ था, इसलिए वो अब शॉक हो गया था। तभी सम्राट ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ सम्राट श्लोक, आप तो शॉक हो गए। सम्राट श्लोक के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग भी पृथ्वी से हो। ये सुनकर शौर्य ने कहा, सम्राट श्लोक, अगर हम यहाँ खड़े रहकर ऐसे बात करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि हम लोग समरलोक से नहीं है, तो अच्छा होगा कि हम कहीं और जाकर बात करें। ये सुनकर श्लोक तुरंत अपने सम्राट के रुबाब में वापस आया और शौर्य को लेकर होटल के सबसे ऊपरी मंजिल पर चला आया। उसने आते ही अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और एकदम से बोला, अरे भाई भाई, तुम तो मेरे अपने निकले। हम तो दिल्ली से है, अब बता कि तू कैसे यहाँ आ गया। ये सुनकर शौर्य ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ये तो बड़ी लंबी कहानी है, बस यूं समझ ले मुझे यहाँ लाया गया है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि तू कैसे यहाँ आ गया। उस पर श्लोक ने थोड़ा इधर उधर देखा और बोला, अरे अगर तुझे मैं बताऊं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ तो तू यकीन नहीं करेगा। मैं 2012 साल के IIT का पास आउट इंजीनियर था। अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज और परिवार के साथ साल 2020 तक मैंने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया था। फिर श्लोक की आंखें थोड़ी नम हो गई और बोला, कोरोना का आतंक शुरू हुआ और वर्क फ्रॉम होम काम मिलने लगा। पर पिताजी और माताजी उसी कोरोना के चपेट में आ गए और उनका देहांत हो गया। माँ पिताजी के जाने के बाद मैं और मेरी पत्नी अपने बच्चों के साथ गांव आ गए और हरियाणा के छोटे से गांव में रहने लगे। पर नसीब तो देखो, मैंने अपने परिवार के लिए और उनके भविष्य के लिए सब कुछ प्लान करके रख दिया था। यहाँ तक कि मैंने अपना मृत्यु पत्र भी बनवा लिया और लोग गांव के प्रधान के बेटे ने मेरी पत्नी को अपने झांसे में फंसा लिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने अपने बच्चों को रातों रात अपनी बहन के पास भेज दिया। साथ ही मैंने चुपके से अपनी पत्नी के सारे रास्ते बंद कर दिए, उसे प्रॉपर्टी, जायदाद और सभी जगहों से हटा दिया। सब कुछ मैंने बड़े ही शांति और संयम के साथ किया था। तभी सम्राट बोला, तभी तेरी बीवी ने अपनी चाल चली होगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने छुपके से अपनी पत्नी और उसके आशिक के वीडियो रिकॉर्ड करके सबूत इकट्ठा किए, फिर मैंने उन्हें मेरे ससुराल वालों को दे दिए। ससुराल वालों ने इज्जत के खातिर हमारा डाइवोर्स भी मंजूर कर लिया। तभी शौर्य बोला, वाह चतुर, तुमने तो अब से बदला लिया उसके साथ। तभी श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, और मैं इस बात से खुश भी था। मुझे मेरी पत्नी का वो चेहरा देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, मानो दिल में ठंडक पड़ गई हो। और उसी खुशी में मैं जब अकेला घर पर था तो बहुत सारी दारू पी और नशे में छत पर खड़े होकर नाचने लगा। दूसरे दिन जब मैंने आंखें खोली तो मैं इस दुनिया में एक छोटे नवजात शिशु के शरीर में था। उसकी बात सुनकर शौर्य और उसके साथियों की आंखें फैल गई और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। तभी सम्राट बोला, अबे चू साले, तू दारू पीकर मर गया। तू है तेरी जिंदगी पर।
वहीं शौर्य ने भी अपना सिर ना में हिलाया और कहा, तू तो गया गुजरा निकला रे। श्लोक ने ये सुनकर अपना सिर नीचे झुका लिया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर शौर्य ने श्लोक को देखते हुए कहा, फिर भी यार तुमने यहाँ आकर अच्छे काम किए हैं। पृथ्वी पर मिलने वाली काफी चीजें तुमने यहाँ बना ली है। अच्छा काम किया है तुमने। इस पर श्लोक तुरंत अपने सदमे से बाहर आते हुए बोला, भाई बचपन से मैंने अपने आप को इन चीजों को बनाने में ही समय बिताया है। ऊपर से ये साधना करना यानी मेरे लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह है, इसीलिए मेरे लिए इसे समझना काफी आसान था। तभी तो अभी मैं सिर्फ 32 साल का हूँ और मैं स्वर्ग स्तर का दायरा प्राप्त कर चुका हूँ। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, सही बात है। पुनर्जन्म मिला है तो तेरे पास भगवान ने कुछ तो चिद्दी ही होगी। पर एक बात बता, तूने अभी तक कोई यातायात के साधन क्यों नहीं बनाए? ये सुनकर श्लोक सोच में पड़ गया और बोला, वो तो मैं बना लेता, पर यहाँ कहाँ से मैं पेट्रोल और डीजल लेकर आऊंगा। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और उसने अपना हाथ झटक दिया। उसकी उंगली से रोशनी निकली और श्लोक के सामने बुलेट प्रकट हो गई। पृथ्वी का निवासी होने से श्लोक इस गाड़ी को कैसे भूल सकता था? ये तो जवान दिलों की धड़कन थी। श्लोक उछकर बुलेट के पास गया और उसे ऊपर से नीचे जांचने लगा। उसने चमकती हुई आंखों से शौर्य को देखा, मानो वो उससे ये बुलेट मांग रहा हो। शौर्य ने हंसते हुए कुछ ब्लूप्रिंट के कागज निकाले और उन्हें श्लोक को देते हुए कहा, ये ब्लूप्रिंट है और इनके हिसाब से अगर तुमने इंजन बना लिए तो तू ट्रैक्टर और फिर व्हील भी अच्छे से बना पाएगा। ये सुनकर श्लोक ने झपट कर उन ब्लूप्रिंट्स को शौर्य से ले लिया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। फिर उसने जब इंजन का ब्लूप्रिंट देखा तो उसने हैरानी से कहा, आध्यात्मिक पत्थरों पर चलने वाला इंजन। शौर्य ने उसकी हैरान पर कुछ नहीं कहा और हंसने लगा। फिर शौर्य ने अपने रिंग से गन निकाली और श्लोक को दिखाई। श्लोक अब और भी ज्यादा शौक हो चुका था। उसने बंदूक उठाई और उसे अंदर बाहर जांचने लगा। तभी शौर्य ने कहा, ये मैंने बनाई हुई पिस्तौल का एक नमूना है। इसकी गोली से मैं एक महारथी या महायान स्तर के योद्धा को थोक सकता हूँ। ये सुनकर श्लोक हैरान से शौर्य को देखने लगा। शौर्य ने फिर उसे अपनी स्नाइपर राइफल दिखाई। फिर कई और पृथ्वी पर पाई जाने वाली चीजें उसने श्लोक के सामने रखी। आखिर में एक लैपटॉप और मोबाइल भी शौर्य ने श्लोक के सामने रख दिए। श्लोक किसी छोटे बच्चे की तरह हर उस चीज को उठा उठाकर देख रहा था और खुशी से उन्हें अपने गले से लगा रहा था। उसने फिर शौर्य को अचानक पलटकर देखा और बोला, एक सेकंड, अगर तुम मुझे ये सारी चीजें देते हो तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर शौर्य से पहले सम्राट बोल पड़ा, अब हुई ना मुद्दे की बात। हम चाहते हैं कि तुम्हारा संगम साम्राज्य भविष्य में हमारा साथ दे। फिर वो किस लिए है ये तो तुम्हें वक्त आने पर तुरंत पता चल जाएगा। ये सुनकर श्लोक ने कुछ सोचा और कहा, मेरी नैतिकता के खिलाफ अगर कोई बात होगी तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम अपना सामान अपने साथ ले जा सकते हो। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, अरे भाई पहली बात तो सुन, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। भविष्य में जब मैं मध्य क्षेत्र से दानव आयाम के खुलने के समय वापस आऊंगा तो तेरा साम्राज्य गांधार और चित्रकूट साम्राज्य के साथ मिलकर उस मुहिम में मेरा साथ दोगे। और हाँ, मैं तुम्हें राजनीति के बारे में एक सलाह दूंगा कि तू तेरे साम्राज्य में सम्राट का पद कायम करा ले और यहाँ बाकी मंत्रियों को लोगों द्वारा चुन लेना, जिससे तू यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की प्रस्थापित कर लेगा। ये सुनकर श्लोक को कुछ समझ नहीं आया तो दौर ने उसके कंफ्यूज चेहरे को देखकर कहा, क्योंकि अगर तू स्थायी सम्राट बन जाता है तो तुझे इस राज्य के बाकी दरबारियों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो लोग सिर्फ लोगों के लिए और तेरे लिए काम करेंगे। ये सुनकर श्लोक ने हाँ में सिर हिलाया, फिर थोड़ा सोचते हुए कहा, इस साम्राज्य के दरबारियों की राजनीति बड़ी ही पेचीदी है। यहाँ सिर्फ सम्राट चुनकर आता है पर सारे दरबारी सिर्फ कुछ खास परिवारों से ही आते हैं। ऊपर से यहाँ मानव और अर्धमानवों की संख्या लगभग समान है। अगर मैंने कोई हरकत की तो यहाँ अराजकता भी फैल सकती है। तभी शाश्वती, जो इतनी देर से चुप बैठी थी, उसने कहा, तभी मैं सोचूं कि प्रधान का बेटा सम्राट के सामने भी ऐसी बात कहने की हिम्मत क्यों कर रहा था। शौर्य ने श्लोक के कंधे पर हाथ रखा और फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, क्या तेरे पास इन दरबारियों के गुनाहों की लिस्ट है? ये सुनकर श्लोक ने कुछ देर इधर उधर अपना हाथ मारा और एक टेबल के ड्रॉवर से चाबी निकलकर दीवार में बने एक छोटे छेद में डालकर घुमाया। दीवार किसी स्लाइडिंग दरवाजे की तरह खिसक गई और सबके सामने एक कमरा खुल गया। श्लोक ने कमरे की तरफ इशारा किया और बोला, ये सारे सबूत हैं मेरे दरबारियों के पापों के। इनके अंदर मैंने छोटे से छोटे गुनाहों को रिकॉर्ड करके रखा है। शौर्य अंदर गया और उसने हाथ घुमाकर उन सभी सबूतों को अपनी अंगूठी में रख लिया और श्लोक से बोला, तू आज की रात चैन से सो जाना, क्योंकि कल से तेरे साम्राज्य में उथल पुथल मच जाएगी। श्लोक शौर्य की बात सुनकर हैरानी से उसे ही देखने लगा। इस वक्त शौर्य के चेहरे पर एक शास्त्र मुस्कान थी। क्या करने वाला है शौर्य संगम साम्राज्य के अंदर? क्या सुमित अपने प्रतिष्ठ के लिए वापस आएगा?
क्या शौर्य श्लोक को सच में मदद कर पाएगा?